टॉपिक बताइए। अब इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है बच्चा? ओम्बड्समैन। वापस नाम क्या है बच्चा? ओम्बड्समैन। ध्यान देंगे ये ओम्बड्समैन क्या है बच्चा, पहले इसका एक बेसिक मीनिंग समझेंगे बच्चा। मैंने आपको बताया है बच्चा, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट हमारा स्कोर था, स्कोर खत्म हो चुका है। दूसरा पार्ट हमारा ओम्बड्स, ठीक है, ओम्बड्समैन। ये ओम्बड्समैन का सबसे पहले मीनिंग समझेंगे, आपकी बुक में गिवन है। ओम्बड्स एक्चुअल में बच्चा एक बंदा होता है, एक इंसान होता है जो क्या कर रहा है बच्चा, आपकी प्रॉब्लम को सुन रहा है, ठीक है। इन जनरल वर्ड का मीनिंग बता रही, सिक्योरिटी लॉ से कनेक्ट नहीं कर रही बच्चा, ठीक है। ओम्बड्समैन एक इंसान होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है, जो एकदम से इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, एक फेयर बंदा होता है जो आपकी बातों को सुनेगा, ठीक है, आपकी बातों को सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। अपॉन दी सिटीजन्स कंप्लेन अबाउट दी गवर्नमेंट सर्विस, सरकार ने एक ओम्बड्समैन सिस्टम बनाया। अगर हिंदी में आपने सुना होगा लोकपाल, हिंदी में सुना है क्या लोकपाल? तो एक लोकपाल है, ठीक है, या फिर एक जगह है, एक सिस्टम है, एक डिपार्टमेंट है। अगर गवर्नमेंट, क्योंकि बच्चा गवर्नमेंट भी तो हमारे ऊपर बहुत सारी जासूसी करती है, हमें उसके अगेंस्ट जाना है, तो बच्चा एक जगह है जहां पर आप उन सरकारों की कंप्लेनें कर सकते हो, गवर्नमेंट सर्विस के अगेंस्ट आप जा सकते हो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लोकपाल के पास आप जा सकते हो, ठीक है। वैसे बच्चा इसे हम इंग्लिश में बोले तो वो ओम्बड्समैन होता है, उसके पास जाकर आप क्या करेंगे, कंप्लेन गवर्नमेंट सर्विसेज को लेकर। धीरे धीरे बच्चा जो ये कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में बना कहाँ था, कहाँ किस कंट्री में बच्चा? स्वीडन में बना था। लेकिन बच्चा जो ये आइडिया है ये सबको पसंद आया कि सरकार हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में हो सकती है, हम सिटीजन को दबा सकते हो, तो हमें अगर उनकी शिकायत करनी तो हम कहाँ करें, तो एक अलग से सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम हमारा ओम्बड्समैन बना। लेकिन सबको ये आइडिया इतना पसंद आया, सबने धीरे धीरे हर जगह इसे अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल बैंक से अगर हम बच्चा कस्टमर परेशान है तो हमें बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, तो बैंक ने अपना खुद का ओम्बड्समैन बनाया। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी ने अपना खुद का ओम्बड्समैन बनाया। बच्चा ऐसे ही करते ताकि सारे कस्टमर की कंप्लेनों को सुना जाया जा सके जेन्युइन तरीके से, तो सेबी ने भी अपना क्या बनाया बच्चा? ओम्बड्समैन। क्या बात समझ में आई? अब जो हम पढ़ने वाले हैं अब वो हम सेबी के ओम्बड्समैन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, बना कैसे, क्या ये समझ में आया? जो लॉ बना रहे हैं, जो रूल्स बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अगर हमें उनसे ही दिक्कत है तो बच्चा उनके अगेंस्ट हम कहाँ कंप्लेन करते हैं? ओम्बड्समैन में। तो गवर्नमेंट सर्विसेज को लेकर ओम्बड्समैन बने, ऐसे ही सबने अपने अपने एरिया को लेकर क्या बना दिया बच्चा? ओम्बड्समैन। तो सेम बच्चा इन्वेस्टर को अगर शिकायत है, इन्वेस्टर को किससे शिकायत है? अपनी कंपनी से या फिर किससे बच्चा? इंटरमीडियरी से। तो उसके पास एक और रास्ता है कि वो कहाँ चले जाए? सेबी के ओम्बड्समैन रेगुलेशन। जैसे अभी हमने ये पढ़ा, हम शिकायत है, अगर इन्वेस्टर को दिक्कत है तो कंपनी से बात करें, कंपनी से बात करने के बाद वो कंपनी नहीं सुनती तो कहाँ जाएगा? सेबी के स्कोर में जाएगा। तो बच्चे उसके पास ऑप्शन है ना, सेबी के स्कोर में ना जाकर वो कहाँ जा सकता है? ओम्बड्समैन। उसके पास ऑप्शन है ना कि वो आर्बिट्रेटर के पास भी तो जा सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट, भूल जाओ कंपनी लॉ, भूल जाओ सिक्योरिटी लॉ, नॉर्मल दो इंसान आपस में झगड़ा करते तो उनके पास ऑप्शन है ना, पहले आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सुलझाएं। नहीं सुलझाते तो बच्चा पहले दोनों बैठे, नहीं बैठे तो हमने बीच में आर्बिट्रेटर को ले दिया, मीडिएटर को ले लिया, भाई तुम सुन लो, है ना, किसी एक फेयर बंदे को, ये भी नहीं सुन रहा तो भैया कोर्ट कचहरी है फिर, ठीक है। तो है बहुत सारे ऑप्शन, आपको कौन सा ऑप्ट करना है। सेम इन्वेस्टर के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसको कौन सा ऑप्ट करना है। तो चलिए अब हम एक नया सिस्टम पढ़ने वाले, दैट वाज ओम्बड्समैन। स्टार्ट करें। इन्होंने कहा सेबी ओम्बड्समैन पढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको इस चैप्टर में पता होने चाहिए। सबसे पहला वर्ड क्या है बच्चा? ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन मीनिंग मैंने आपको ऊपर बता दिया, ये वो है जो गवर्नमेंट सर्विसेज की कंप्लेनें सुनता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अब सिक्योरिटी लॉ की बात कर रही हूँ तो सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड इन्वेस्टर को जो भी दिक्कतें हैं वो इसके पास जाकर क्या करेगा? कंप्लेन। अब चाहे वो लिस्टेड कंपनी को लेकर और चाहे वो रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज, ठीक है। चलिए, इन्होंने कहा रेगुलेशन 3 में एक्सप्लेन करके रखा है ये ओम्बड्समैन को अपॉइंट कैसे किया जाता है। लेकिन ये ओम्बड्समैन अकेला नहीं होता है बच्चा, यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया है, एक स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन भी होता है। बच्चा स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड समझते हैं क्या होता है? फीस मिलती है। एक्चुअल में उन्होंने कहा ओम्बड्समैन को तो हमने अपॉइंट कर लिया, कभी कभार ओम्बड्समैन अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर हम एक टेम्परेरी पीरियड के लिए ओम्बड्समैन बैठा देते जो उसकी तरह एक्ट करेगा। कई बार समझ में आए? उसके लिए उसे क्या मिलेगा बच्चा? स्टाइपेंड मिलेगा। इसलिए उसे क्या बोलते हैं बच्चा?
या फिर मैं बोलूँ फीस मिलेगी, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन। ठीक है, चलिए अब इन्होंने बोला ये स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन कौन है बच्चा, इन्होंने कहा रेगुलेशन 9 में बता के रखा है इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। क्या रेगुलेशन नंबर आपको याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं बच्चा। ये होता कौन है, ये ओम्बड्समैन की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। जब ओम्बड्समैन नहीं है या फिर ओम्बड्समैन बहुत बिजी है तो दूसरे और केसेस से ये डील करेगा, उसकी जगह पर सेम उसके जैसे काम करेगा। किसी स्पेसिफिक मैटर के लिए उसे अपॉइंट किया जाएगा बच्चा। स्पेसिफिक टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन जगह को बोला जाएगा भैया इस जगह में जितने भी केसेस है आप डील करिए बच्चा। इसको उसका खर्चा पानी मिलेगा, जो भी वो एक्सपेंस कर रहा है बच्चा, जो भी उसे एज एन ऑनररी आपको देना है या फिर उसकी सिटिंग फीस देनी है, से भी डिटरमाइन करता है टाइम टू टाइम, उसे वो सारी चीजें मिल जाती है। इन शॉर्ट ओम्बड्समैन कौन है समझ में आया, ओम्बड्समैन वो है जो हमें यहाँ इस चैप्टर में इन्वेस्टर की क्या करेगा बच्चा, कंप्लेनों को सुनेगा और उसे रिजॉल्व करेगा। स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन भी वही होता है, लेकिन ये तब काम करता है बच्चा जब ओम्बड्समैन दिक्कत में है, या तो नहीं कर पा रहा है या बहुत बिजी है, उसकी जगह पे वो एक्ट करता है। किसी स्पेसिफिक मैटर के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है या फिर किसी स्पेसिफिक ज्यूरिडिक्शन एरिया में भी। ठीक है, उसको उसके बदले में उसकी सिटिंग फीस, उसका खर्चा पानी सब मिलता है। नेक्स्ट बच्चा, ये कंप्लेन क्या होती है, इन्वेस्टर जो कंप्लेन कर रहा होगा। ये कंप्लेनेंट कौन होता है बच्चा, कंप्लेनेंट वो पर्सन होगा ना बच्चा जो कंप्लेन कर रहा है। जैसे कि हमारे सिक्योरिटी लॉ इस चैप्टर में बात बोलूं तो वो कौन है, हमारा इन्वेस्टर। तो कंप्लेन क्या है बच्चा, कंप्लेन वो जो राइटिंग फॉर्म में है ना अपनी आप ग्रीवेंस बता रहे हो, प्रॉब्लम बता रहे हो। कंप्लेनेंट वो इंसान, वो इन्वेस्टर जो कंप्लेन कर रहा है बच्चा यहाँ सेबी ओम्बड्समैन में। समझ में आया, ये तो चिल्लर चिल्लर टर्म्स। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टर कौन है बच्चा, जो इन्वेस्ट बाय सेल डील करता है सिक्योरिटी। और लिस्टेड कंपनी क्या है, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट। एक्चुअल में जो समझना था वो आपको बस यही दो समझना था, वो है ओम्बड्समैन और इसका सेकेंडरी ओम्बड्समैन। क्लियर है बच्चा, चलिए ओम्बड्समैन समझ में आ गया, इसका काम समझ में आ गया। चलिए थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे। अब क्या है डिटेलिंग, आइए पहले क्या लिखा है, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन मतलब एरिया। सबका एक एरिया डिसाइड होगा बच्चा, ये एरिया डिसाइड करने वाला हमारा सेबी। सेबी देखेगा जहां जहां ज्यादा केसेस हैं वहां क्या बना देगा बच्चा, ओम्बड्समैन। फॉर एग्जांपल जैसे ट्राइब्यूनल पढ़ते हैं ना, केसेस जहां ज्यादा वहां ट्राइब्यूनल। ठीक है, ओम्बड्समैन स्टाइपेंडरी अपना ज्यूरिडिक्शन एरिया जो सेबी डिसाइड करे। कुछ अनोखी बात बताई नहीं, यहां से आ जाओ। ओम्बड्समैन की पावर एंड फंक्शंस, काम क्या है मत पढ़ो, एक बार सोचो। ओम्बड्समैन का काम क्या है, कंप्लेन रिसीव करना। तो पहले कंप्लेन आएगी, प्रोसेस भी बता रही थी, पहले कंप्लेन आएगी तो पहला काम क्या है, रिसीव करो। दूसरा काम क्या है, रिसीव होगी तो रिजॉल्व करो बच्चा। ओम्बड्समैन एक्चुअल में करता क्या है, ओम्बड्समैन एक्चुअल में करता क्या कि दोनों पार्टियों से बोलता है भैया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप क्या करो बच्चा, कंक्लूजन निकालो। हर कोई पहला स्टेप यही लेता है बच्चा, ध्यान रखना कि दोनों पार्टी आपस में क्या करे बच्चा, सुलह कर ले आपस में। अगर सुलह नहीं होती है तो फिर एक्शन लिया जाएगा। तो ओम्बड्समैन कर क्या रहा है, ओम्बड्समैन रिसीव करता है कंप्लेन, उसे रिजॉल्व करता है। रिजॉल्व करने के लिए उसका सबसे पहला कदम क्या होगा बच्चा, एम्बिगल सेटलमेंट। एम्बिगल मतलब क्या, फ्रेंडली तरीके से सेटलमेंट हो जाए, या फिर मैं क्या बोलूं म्यूचुअल कंसेंट से सेटलमेंट हो जाए। नहीं होता है तो फिर वो फाइनल डिसीजन देगा। बात समझ में आ गई, चलिए पहला पॉइंट क्या बोलता है, रिसीव कंप्लेन। पहला काम क्या बच्चा, कंप्लेंट रिसीव करेगा। अब डिटेल में जाओगे तो लिखा है लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट करेगा, इंटरमीडिएट के करेगा, मैंने बस ये करके रिसीव कंप्लेंट करेगा हेडिंग। दूसरा बोल रहा है कंप्लेंट आ गई तो उसे अब क्या करेगा, कंसीडर, देखेगा। देखने के बाद क्या करेगा बच्चा, फ्रेंडली बोलो या फिर क्या बोलो बच्चा, एम्बिगल सेटलमेंट। एम्बिगल सेटलमेंट मतलब फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब क्या, म्यूचुअल तरीके से भैया दोनों को आसपास बैठाओ और बोलो कि भैया देख लो, अगर मैं डिसीजन लूंगा तो ज्यादा हार्श हो सकता हूँ, खुद से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिए। पहला पॉइंट क्या बोला, रिसीव। दूसरा देखो, कंसीडर करो। तीसरा देखने बाद फ्रेंडली सेटलमेंट कराओ। चलो चौथा क्या बोल रहे हैं, नहीं हुआ एडजुडिकेट करेंगे। एडजुडिकेट करेंगे मतलब केस की तरफ डील करेंगे। कब, जब फेल हो गया। क्या फेल हो गया, एम्बिगल सेटलमेंट, फ्रेंडली सेटलमेंट। बात समझ में आया, पहले रिसीव किया, फिर देखा जैसे ही कंप्लेंट मिला, तीसरे में सेटलमेंट दिया, चौथे में बोल रहा भैया नहीं हो रहा ना एम्बिगल सेटलमेंट, अब क्या करेंगे, अब हम एडजुडिकेट करेंगे, मतलब केस की तरह से डील करेंगे, दोनों के तर्क सुनेंगे, उस हिसाब से आप ऑर्डर पास करेंगे। बात समझ में आ गई। नीचे अलग बात कर रहे हैं ये लोग। एक्चुअल में ये ओम्बड्समैन रेगुलेशन बनाए किसने, सेबी ने। सेबी ने बनाए ना, या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ जाओ स्कोर में, या तो ओम्बड्समैन के थ्रू आ जाओ, जिसके थ्रू आपको आना है। इनमें से एक बात हमेशा चॉइसेस होती है।
चलिए, इन्होंने कहा भैया जो ओम्बड्समैन रहेगा ये अपने एक एनुअल बजट डिसाइड करेगा, इसकी ऑफिस का पूरा खर्चा पानी जो भी होगा वो कंसल्ट करेगा सेबी से, और बच्चा एक बजट डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मालूम है ना कि हमारा हमारा हर साल बजट तैयार होता है, तो क्या होता है बजट, बताओ थोड़ा, कितना क्या खर्चा करना है स्टेट वाइज, ऐसे पूरा बहुत ज्यादा बजट बनता है। सेम भैया यहाँ पे ओम्बड्समैन के ऑफिस बन रहा है, इन्होंने कहा भैया इसका एक एनुअल बजट डिसाइड होगा, कितने केसेस से डील कर रहा है, कितना खर्चा हो जाता है, ये पूरा सेबी के साथ बैठकर डिसाइड करेगा, और फिर होने के बाद हर साल की एक रिपोर्ट भेजेगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसमें क्या भेजेगा कि भैया मैंने कितने केसेस से, है ना, कितने केसेस को मैंने क्या क्या हैंडल किया, कितने केसेस मैंने डील करी। तो एनुअल रिपोर्ट साथ में भेजता रहेगा हर तीन साल में, 3 महीने में फ्रॉम दी जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। वापस पहले बजट बनाएगा ऑफिस का, खर्चे का, सब किसके साथ, सेबी, ताकि सेबी उसका उस हिसाब से खर्चा पानी ही दे, सेबी के अंडर में है ना ये सब, ठीक है। अब पूरे साल भर उसने डील किया केसेस से, जैसे साल खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर कब होता है 31 मार्च, वहां से कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 3 महीने मतलब अप्रैल मई जून, इन 3 महीने में रिपोर्ट तैयार करके देगा सेबी को। क्या बताएगा इस रिपोर्ट में, कितना क्या खर्चा हुआ, मैंने कितने केसेस को हैंडल किया। बात समझ में आ गई, बस लास्ट वाला पॉइंट यही बोल रहा है, बात समझ में आई, क्या पावर और क्या फंक्शन है। चलिए अब बच्चा नेक्स्ट हेडिंग बताओ, हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है। चलिए अब बच्चा प्रोसीजर की बात हो रही है। प्रोसीजर पढ़ने से पहले मैं तुम्हें पहले शॉर्ट में प्रोसीजर बता रही हूँ, फिर ये लोग खींच के आपको बताएंगे विद डिटेलिंग। आ जाइए, इन्होंने कहा भैया ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को सबसे पहले क्या नसीहत देते हो तुम लोग, डायरेक्ट कंपनी के पास जाओ, पहले कहाँ जाओ, कंपनी में। अगर आपको स्कोर याद हो तो स्कोर में भी ये बोला था कंपनी के पास जाओ। अब हम कहाँ जा रहे हैं, ओम्बड्समैन के पास, यहाँ पे भी क्या बोल रहे, कहाँ जाओ, कंपनी के पास। पहले कंपनी के पास जाइए, क्या पता आपको हमारे पास आने की जरूरत ही ना पड़े, प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाए। अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो कहाँ जाने का, या तो स्कोर में जाओ या तो ओम्बड्समैन। हमने डिसाइड किया हम ओम्बड्समैन में आएंगे। चलिए, इन्वेस्टर मेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू कंपनी या इंटरमीडिएट, सबसे पहले कहाँ जाएगा, कंपनी के पास या फिर इंटरमीडिएरीज के पास। क्लियर है बच्चा, खुश नहीं है तभी तो इधर आया, खुश होता तो यहाँ आता क्या, नहीं। इन्वेस्टर अब क्या कर रहा है बच्चा, कंपनी इंटरमीडिएरीज ने क्या कर दिया बच्चा, रिजेक्ट कर दिया, या फिर बच्चा, या फिर नॉट रिस्पॉन्ड, कितने टाइम के अंदर, 1 महीना। वहां पे भी हमने ये पढ़ा था बच्चा, या तो आपकी आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसे क्या किया, रिजेक्ट, या तो बच्चा रिजेक्ट ना करके क्या किया, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और भी पॉइंट्स पढ़े थे बताइए, ये तो शॉर्ट नोट है, सेटिस्फाइड नहीं है, रिस्पॉन्स किया लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो तीनों सिचुएशन सेम ही है, या तो रिजेक्ट, या तो शांत बैठे हैं, या तो शांत नहीं बैठे, बोला लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। अब आप किसके पास आ रहे हो बच्चा, ओम्बड्समैन के पास आ रहे हो, ठीक है। इन्होंने कहा फाइल करेंगे कंप्लेन, किसको बच्चा, ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन को अपने कंप्लेन फाइल करिए, ध्यान रखना रिटर्न में ही होती है ये सारी चीज, ठीक है। अब इन्होंने कहा 6 महीने के अंदर या तो 7 महीने के अंदर। 6 महीने कब, अगर रिजेक्ट कर दिया है, वापस इन्होंने कहा कि भैया आप गए थे कंपनी के पास, कंपनी ने क्या किया बच्चा, आपका रिजेक्ट कर लिया, या तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, कितने महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। इन्होंने कहा भैया 1 महीने के अंदर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो आप 7 महीने में आना, वापस वापस वापस। उन्होंने 2 डेटा दे रखा है बच्चा, एक डेटा दे रखा है 6 महीने का, एक डेटा दे रखा है 7 महीने का। 6 महीने का तब जब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, 7 महीने तब जब आपकी एप्लीकेशन आपने रिप्रेजेंट करी, लेकिन बच्चा रिप्रेजेंट करने के बाद 1 महीना तो शांति बैठे ना, नॉट रिस्पॉन्ड, 1 महीने तो कुछ नहीं बोला। मैंने आज अप्लाई किया, किसको, कंपनी को, कंपनी ने कल रिप्लाई दे दिया रिजेक्ट, तो जैसे ही रिजेक्ट होता है तो 6 महीने, टाइम लगा ही नहीं। मैंने आज एप्लीकेशन दी, किसको, कंपनी को, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो कितने महीने तक रुकूंगी, 1 महीना रुकूंगी। 1 महीने तक तो कंपनी कभी भी रिप्लाई कर सकती है। तो इन्होंने कहा भैया तो आपके लिए टाइम कितना है, 7 महीने। 7 महीने क्यों, क्योंकि 1 महीना तो यही लग गया ना वेट करने में, तो कायदे से दोनों में 6 महीने ही है, ठीक है। लेकिन एक में जल्दी रिप्लाई आ गया तो जल्दी आइए, रिप्लाई नहीं आया तो आप 1 महीने के लिए रुक गए हो, इसलिए 7 महीने लगे। बात समझ में आ गई, पक्का। चलिए, पहले इन्वेस्टर कहां गया, ठीक है, कंपनी ने रिजेक्ट किया, कम्युनिकेट नहीं किया, या तो किया सेटिस्फाइड नहीं हो। इन्होंने कहा भैया तुरंत जाओ ओम्बड्समैन के पास, या तो 6 महीने के अंदर या तो 7 महीने के अंदर। 6 महीने तब जब रिजेक्ट होता है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे तो, ठीक है। अगर आपको रिप्लाई दिया
बच्चा, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन जल्दी रिप्लाई कर देना, 1 महीने रुकने की जरूरत नहीं पड़ी तो 6 महीने। क्लियर है? चलिए, अब ओम्बड्समैन अभी हमने पढ़ा, ओम्बड्समैन भी सबसे पहले क्या ट्राई करेगा कि दोनों के बीच में क्या हो जाए, फ्रेंडली सेटलमेंट, एम्बिकल सेटलमेंट या फिर बच्चा म्यूचुअल, एक ही बात है। इन्होंने कहा ओम्बड्समैन आफ्टर कॉलिंग इंफॉर्मेशन नेचुरल जस्टिस, दोनों से बात करेगी और दोनों से बात करने के बाद क्या करेगी बच्चा, सेटलमेंट हमेशा चाहेगा कि म्यूचुअली हो जाए, दोनों को आमने सामने बैठाकर बात की जाएगी, मान जाइए, थोड़ा थोड़ा अपने अपने लेवल में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेते बात यहीं पे खत्म, खत्म। ओम्बड्समैन ने आपको सॉल्यूशन दे दिया, आपको सामने बैठा दिया, लेकिन आप नहीं माने, आप लोग बहुत ही ढीठ हो, तो अब क्या किया आपने, इफ म्यूचुअल अग्रीमेंट इज नॉट पॉसिबल तो ही विल, कौन बच्चा, ओम्बड्समैन एक्शन लेगा, एडजुडिकेट करेगा, एडजुडिकेट करेगा तो क्या डिक्लेयर करेगा, अवार्ड, अवार्ड मतलब डिसीजन, अवार्ड मतलब क्या होता है बच्चा, डिसीजन। तो ओम्बड्समैन ने क्या दिया बच्चा, ऑर्डर पास किया, ओम्बड्समैन ने क्या किया बच्चा, ऑर्डर पास किया, कितने महीने के अंदर, 3 महीने कहां से होंगे, जब भी एम्बिकल सेटलमेंट करने का ट्राई कर रहे होंगे वहां से। क्लियर है? चलिए, अब इन्होंने कहा अवार्ड जो दिया पार्टी उससे सेटिस्फाइड या तो है या तो सेटिस्फाइड नहीं है। मान लो पार्टी सेटिस्फाइड है उस डिसीजन से, अवार्ड मतलब क्या बताया मैंने, डिसीजन, डिसीजन से खुश है तो पार्टी शुड इंप्लीमेंट दी अवार्ड, 1 महीने का टाइम है, जो भी डिसीजन दिया गया उसे क्या करो, इंप्लीमेंट करो, बात खत्म। पार्टी ने कहा नहीं नहीं हम तो खुश नहीं है, हम तो खुश नहीं है, तो दूसरे रास्ते तो हमेशा खुले हुए हैं ना, जाओ दोबारा सभी के पास, फाइल करो पिटीशन, जब भी अवार्ड मिला, ठीक है, जब भी अवार्ड मिला बच्चा, अब आप कहाँ जा रहे हो, सेबी के स्कोर में जा रहे हो, तो स्कोर में जाएंगे तो कितना टाइम है आपके पास, 6 महीने का है, 3 साल तक का टाइम था, जाइए, या फिर नॉर्मल सेबी के एडजुडिकेटिंग में जा रहे हो बच्चा, आपको जहां जाना है जैसे जाना है, दूसरे और ऑप्शंस भी है, आप तो बस एक ट्राई कर रहे थे कि ओम्बड्समैन के पास आते तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, खुश हो तो डिसीजन लेकर गए, 1 महीने के अंदर इंप्लीमेंट भी कर दो, खुश नहीं हो तो वापस से सेबी के और जितने भी ऑप्शंस ओपन है वहां चले जाइए। बात समझ में आई? पहला स्टेप कौन कहां गया, इन्वेस्टर कंपनी के पास, ठीक है, अब वहां से खुश नहीं है तो कहां जाएगा, ओम्बड्समैन के पास, 6 महीने या फिर 7 महीने, 6 महीने तक जब जल्दी रिजेक्ट होकर आ गया, टाइम लगा 1 महीने को रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा तो फिर भैया 7 महीने। अब ओम्बड्समैन के पास जाते, ओम्बड्समैन पहले ट्राई क्या करेगा, दोनों से बात करने के बाद फ्रेंडली सेटलमेंट चाहेगा, फ्रेंडली सेटलमेंट हो गया तो बात वहीं खत्म, फ्रेंडली सेटलमेंट नहीं हुआ तो कहां जाएंगे, वो ओम्बड्समैन आप क्या करेगा, एडजुडिकेट करेगा, एडजुडिकेट करेगा मतलब केस की तरह से डील करेगा और आपको एक डिसीजन देगा, यहाँ उस डिसीजन को क्या बोले बच्चा, अवार्ड, अवार्ड वो फिर 3 महीने के अंदर देगा, ज्यादा टाइम ना लगे क्योंकि फिर दूसरे ऑप्शंस भी खुले रहे, अगर वो उससे भी खुश नहीं। अवार्ड देने के बाद या तो सेटिस्फाइड होते हैं, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो तो 1 महीने के अंदर इंप्लीमेंट भी कर दो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो कहाँ जाएंगे, फिर सेबी के पास जाओ और सेबी के पास जितने जो ऑप्शंस ओपन है वहां जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये थी पूरी प्रोसेस, मैंने शॉर्ट में बता दी। अब बच्चा ये लोग बुक आपकी जो मॉड्यूल है वो बहुत डिटेल में बताती है, चलिए बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़, समझ में आ गया? रब कर दूं फिर फोटो खींच लो। ऑनलाइन वाले बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेजेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ग्रुप में भेजेंगे। चलिए बड़े आगे बच्चा, पहला हेडिंग क्या लिखा है, कंप्लेन फाइल करनी है, चलिए करें कंप्लेन फाइल। इन्होंने क्या बोला, कंप्लेन कौन फाइल करे बच्चा, ऑब्वियसली इन्वेस्टर, किसके अगेंस्ट करेगा, कंपनी और इंटरमीडिएट से, कहां करेगा, ओम्बड्समैन के पास। चलिए मेक कंप्लेन अगेंस्ट द कंपनी इंटरमीडिएट, कहां जाएगा, ओम्बड्समैन। इन्होंने कहा विद इन जो भी स्पेसिफाइड टाइम होगा, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने डिटेल में क्या लिखा है कि भैया सबकी एक लोकेशन होती है जिसका जो एरिया लगेगा उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल बच्चा हर कंपनी का अपना आरओसी होता है, तो आरओसी भी एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, एमपी की सारी कंपनी भैया ग्वालियर वाले आरओसी में जाएगी सेम, ओम्बड्समैन की जितनी भी शिकायतें होंगी जो जिस एरिया का होगा उसके हिसाब से जाता है। क्लियर है? पहला पॉइंट समझ में आया? पहला बोल रहे हैं कंप्लेन करेंगे किसके अगेंस्ट, कंपनी और इंटरमीडिएट, उस कंपनी इंटरमीडिएट का जहां जो लोकेशन लगता है उस हिसाब से लोकेटेड ओम्बड्समैन के पास जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, सेबी हैज नॉट नोटिफाइड एनी ओम्बड्समैन। बच्चा इतना बड़ा देश है, हर देश में हर जगह में तो ओम्बड्समैन बैठा ही नहीं है। इन्होंने कहा अगर कहीं ऐसी जगह का केस आता है जहां पे कोई भी ओम्बड्समैन स्पेसिफाइड नहीं है, वहां पे वो लोकेटेड नहीं है, तो एक काम करो, ओम्बड्समैन को जो हेड ऑफिस है ऑफ द सेबी, ओम्बड्समैन को जो हेड ऑफिस है वहां भेज दीजिए।
हेड ऑफिस में जाएगा, हेड ऑफिस आपको भेज देगा जहां जो आपका एरिया लगता है। क्योंकि बच्चा कुछ एरियाज ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अक्सर देखते हैं कि हमारा हरियाणा हो गया, बच्चा हमारा पंजाब हो गया, पंजाब हरियाणा का कैपिटल एक है, पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट सेम है, तो बच्चे ऐसे एरियाज है ना जो एक ही चीज से, एक ही सिस्टम से दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट क्या करें, चीजें मैनेज करें। अगर किसी स्पेसिफिक एरिया का कोई ओम्बड्समैन नहीं है तो आप हेड ऑफिस भेज दीजिए, हेड ऑफिस अपने हिसाब से जो भी लोकेशन के हिसाब से ओम्बड्समैन को खुद से भेज देगा। मतलब पहला और दूसरा पॉइंट यही बोल रहे हैं, कंप्लेन करनी है कहाँ, ओम्बड्समैन के पास, किसके अगेंस्ट, कंपनी इंटरमीडिएट्स, कहाँ, जो भी लोकेशन होगी। अगर लोकेशन डिसाइड नहीं है तो हेड ऑफिस भेजो, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। बात समझ में आ गई। चलिए तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, कंप्लेन हमेशा क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए और ड्यूली साइन बाय दी कंप्लेनेंट, रिटर्न में ही भेजना है, सिग्नेचर होने चाहिए किसके, बच्चा, कंप्लेनेंट के। देन क्या लिखा है, ओम्बड्समैन चाहे तो आपकी इस कंप्लेन को क्या कर सकता है, डिसमिस। क्यों डिसमिस करेगा बच्चा, वो सारे ग्राउंड्स और रेगुलेशन ने स्पेसिफाई कर रखे कि ऐसे केसेस हमारे पास नहीं आएंगे, इनकी भी तो लिस्ट होगी। एकदम बकवास चिल्लर वाले केसेस अगर आप भी इधर लेके आएंगे जैसे स्कोर में पढ़ा था, ठीक है, तो वो मना कर देगा। या फिर ओम्बड्समैन के हिसाब से वो कंप्लेन किस टाइप के, बच्चा, फ्रिवोलस मतलब क्या होता है बच्चा, सीरियस टाइप की नहीं है। मतलब क्या कर रहे हैं बच्चा, एवं टाइम पास ही कर रहे हैं, मतलब जानना नहीं है कुछ बच्चा, कुछ केस टाइप का नहीं है, ऐसे ही परेशान टाइप का करो, है ना, टाइम वेस्ट टाइप का करो। तो अगर ऐसा टाइप का कुछ होगा तो फिर वो मना कर देगा। इन शॉर्ट हमने यहाँ से प्रोसेस चालू कर दिए। पहली प्रोसेस में रिटर्न, हमने शॉर्ट में क्या पढ़ा था, ओम्बड्समैन के पास जाना है, अब इन्होंने डिटेलिंग क्या बताई, रिटर्न लेकर जाना, जो लोकेशन है वहीं लेकर जाना, नहीं पता है तो मेन हेड में भेज दो, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। और कंप्लेन चाहे तो क्या कर सकती है, कंप्लेनों को मना भी किया जा सकता है बाय दी ओम्बड्समैन, अगर उन्हें सही नहीं लगेगा तो। समझ में आया, पक्का। चलिए अब बच्चा इसी के नीचे आपको एक हेडिंग दिख रही है, कौन कौन सी कंप्लेन नहीं लेगा ओम्बड्समैन, कौन कौन सी कंप्लेन नहीं लेगा, ठीक है। नो कंप्लेन टू ओम्बड्समैन शेल लाई, वापस हम लिस्ट पढ़ रहे हैं कौन कौन सी कंप्लेन ओम्बड्समैन नहीं लेगा। पढ़े, पहला अनलेस बोल दिया, इन्होंने कहा सुनो हम लेंगे तो रिटर्न लेंगे, मतलब कौन सी नहीं लेगा, ओरल नहीं लेगा। कंप्लेनेंट अगर रिटर्न देगा, रिटर्न अनलेस लिखा है ना, अनलेस से चालू हो गया मतलब कि ये करना है तो ही रिटर्न देगा बच्चा, किसके अगेंस्ट रिटर्न कंप्लेन लिखेगा, सेम बच्चा, लिस्टेड कंपनी या फिर इंटरमीडिएट्स। तब तब हम आएगा रिटर्न, तब आएगा जब वो पहले किसके पास गया हो, कंपनी के पास गया था, कंपनी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट, या फिर नॉट रिसीव एनी रिप्लाई, 1 महीने का टाइम था, कंपनी से कोई रिप्लाई नहीं मिला। तीसरा क्या था, रिप्लाई मिला लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं है, कंप्लेन इज नॉट सेटिस्फाइड रिप्लाई गिवन बाय हिम। मतलब पहला पॉइंट बोल रहे हैं ओम्बड्समैन आपकी कंप्लेन नहीं लेगा, नहीं लेगा अगर आप रिटर्न एप्लीकेशन इनको अगर आपने नहीं दी होगी, मतलब आपकी रिटर्न एप्लीकेशन पहले कंपनी के पास गई हो और कंपनी ने आपकी रिजेक्ट करी, रिस्पॉन्ड नहीं किया, या फिर रिस्पॉन्ड करने के बाद बच्चा आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो ओम्बड्समैन लेगा, ये नहीं होती है तो वो नहीं लेगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि कौन से केसेस में लेगा, जिसमें आप डायरेक्टली नहीं गए हो, ठीक है, इनडायरेक्ट होगी तो। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, सेम बात है, कुछ 6 महीने 7 महीने याद आ रहा है, वो कंप्लेन आपके रिसीव करेगा 6 महीने के अंदर, कब, जब रिजेक्ट हो गई वहां से, 7 महीने के अंदर जब रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन है ना, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेन, इन्होंने पूरे अच्छे से नहीं लिखा लेकिन इसका मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। सी पॉइंट क्या बोलता है, इफ कंप्लेन सेम सब्जेक्ट मैटर, हम पढ़ते हैं बच्चा कब कब कंप्लेन आपकी नहीं लेगा ओम्बड्समैन, अगर आप डायरेक्टली नहीं गए हो तो नहीं लेगा, दूसरा लेगा तो 6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर लेगा बच्चा, उसके बाद के नहीं लेगा। थर्ड पॉइंट, अगर आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है बच्चा, सेम है, कंप्लेन का सब्जेक्ट मैटर सेम है, कहां से सेम है, उन्होंने कहा भैया पहले सेटल हो चुका है, एक बार आपका जो ये केस है इसे हम डील कर चुके हैं, सेटल हो चुका है, कहां हो चुका है बच्चा, थ्रू सेबी, सेबी सेटल करवा चुका है, एक बार डिसाइड हो चुका था, लेकिन इंसान है, इंसान तो कभी संतुष्ट नहीं होता है, बार बार मुंह उठा के आ जाता है, तो क्या बोला इन्होंने कि भैया सेबी सेटल कर चुका है ना, फिर क्यों आ रहे हो मेरे पास, या फिर कौन सेटल कर चुका है बच्चा, ओम्बड्समैन ही पहले कर चुका है, दोबारा से ओम्बड्समैन के पास आए, मतलब आपका केस पुराना है, सेटल्ड है, क्या है बच्चा, सेटल्ड है, या तो थ्रू सेबी, अब सेबी के थ्रू जो भी दूसरे ऑप्शन हो, चाहे वो स्कोर जो भी हो, या फिर बच्चा आप पहले ही मेरे पास आ चुके हो,
अगर मैं एक बार किसी को पनिशमेंट दे चुका हूँ, फॉर एग्जाम्पल बच्चा, मैंने अपने पड़ोसी है ना, मैंने अपने पड़ोसी पे केस किया था, कोर्ट में उसको घसीटा, कोर्ट ने उसे पनिशमेंट भी दी, बोला 2 महीने की जेल। वो 2 महीने की सजा काट के आता है और तीसरे महीने से फिर से मुझे बाजू में दिखने लगता है, और मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि भाई ये फिर से आ गया। कोर्ट सजा दे चुका है कि नहीं दे चुका है? एक ही गलती की बार बार सजा मिलेगी क्या? और मैं फिर चली गई कोर्ट के पास, कोर्ट अंदर करो। कोर्ट बोलेगा दे चुका हूं ना। तो क्या एक ही इंसान को एक गलती की बार बार सजा मिलेगी? कभी नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा भैया आपकी जो कंप्लेन है वही सेम सब्जेक्ट मैटर, दूसरा मैटर, उस पड़ोसी ने अगर दूसरा नाटक किया है तो मैं जा सकती हूँ ना, सेम नाटक के लिए जा सकती हूँ क्या? नहीं। तो सेम सब्जेक्ट मैटर है जो सेटल हो चुका है, या तो सेबी ने किया या तो उसने खुद ने किया था, तो ऐसे केसेस को लेगा नहीं। नेक्स्ट, कंप्लेन सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम सब्जेक्ट मैटर है बच्चा, एक्चुअल में सी वाले पॉइंट में बोला सेटल हो चुका है, डी वाले पॉइंट में बोल रहा है सेम सब्जेक्ट मैटर अभी क्या है बच्चा? पेंडिंग है, या फिर बच्चा फाइनल ऑर्डर ऑलरेडी है। किसने दिया था? सेबी के पास पेंडिंग है, या तो पहला क्या है, सेबी के पास पेंडिंग है, या तो कहाँ पेंडिंग है? कोर्ट में, या तो कहाँ पेंडिंग है? ट्रिब्यूनल में, या फिर आर्बिट्रेटर, या फिर एनी अदर फॉर्म। आप केस ऑलरेडी कहीं और चला चुके हो, वहां भी फाइनल डिसीजन आया नहीं है, और आप हमारे पास पहुंच गए, तो क्या हम लेंगे क्या? नहीं। और अगर फाइनल ऑर्डर आ चुका है फिर आप हमारे पास आ रहे हो, तो क्या हम लेंगे क्या? नहीं। चाहे फाइनल ऑर्डर आ चुका हो चाहे पेंडिंग हो, हम नहीं लेंगे। अपने अपने केस को बच्चा एक बार में एक जगह पहले चलाओ, वहां से खत्म हो जाता है, खत्म हो जाते तो आप अपील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट ने बोला भैया एक बंदे को 10 साल की सजा देंगे, तो हम खुश नहीं, हम कह रहे 10 साल से हम खुश नहीं है, इसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए, तो हम अपील कर सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं बच्चा। लेकिन क्या दूसरे कोर्ट में हमने कहा नहीं नहीं, एमपी का हाई कोर्ट मान नहीं रहा है, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर दोबारा से केस करती हूँ, ऐसा होगा क्या? नहीं। अपील करना अलाउड है, लेकिन एक ही केस को एक ही जब डिसीजन हो चुका है ना, तो फिर हम वो केसेस को खींचेंगे नहीं, क्योंकि इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता। तो अभी पहले वहां खत्म कर लो फिर आ जाओ। और अगर वहां पे भी खुश नहीं हो तो अपील सेंस में आप आते हो, क्या हम अपीलिंग अथॉरिटी है क्या? नहीं, हम तो सब बराबर वाली पोजीशन वाले। ठीक है, या फिर कंप्लेन मैटर क्या है बच्चा? इस टाइप की कंप्लेन है जिसमें एक्शन बस कौन ले सकता है? सेबी। सेबी ने सेक्शन 11(4) में पूरी डिटेलिंग दे रखी है, भैया ये सीरियस केसेस है, इन सीरियस केसेस में कौन एक्शन लेगा? ओनली सेबी। तो ओम्बड्समैन मना कर देगा कि भैया मैं इन केसेस से डील नहीं करूंगा। टोटल कितने पॉइंट्स? 5। पूरा एक बार शॉर्ट में। पहला पॉइंट बोल रहा है ओम्बड्समैन आपका केस नहीं लेगा अगर आप रिटर्न में पहले ही कंप्लेन कहां करना चुके हो? कंपनी के पास। पहले कंपनी के पास गए थे फिर आ रहे हो तो हम लेंगे, कंपनी के पास गए नहीं हम नहीं लेंगे। इसी का ये कंटिन्यू, कोई अलग से पॉइंट नहीं है, उन्होंने कहा आने तो 6 महीने या फिर 7 महीने के अंदर। सी क्या बोल रहा है? सेबी और ओम्बड्समैन खुद इस केस को सेटल कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। या फिर आपका केस पेंडिंग है इन सारी जगहों पर, या फिर इनका फाइनल ऑर्डर आ चुका है इन सारी जगहों पर जो आपको बाइंड करता है। ई बोलता है कुछ केसेस ऐसे जिससे डील करने वाला ओनली सेबी है, क्योंकि थोड़े से सीरियस केसेस है, इससे मैं डील नहीं करूंगा। तो ये सारे वो केसेस है जिसके लिए कंप्लेन अगर आती है ओम्बड्समैन मना कर देगा। बात समझ में आई? जब हम ऊपर पॉइंट्स पढ़ रहे थे तो ये बोला था ना ओम्बड्समैन चाहे तो डिसमिस कर सकता है, ये उसी को और डिटेल में समझा। ये पॉइंट समझ में आए बच्चा? ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब तो अभी हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एविन चिल्लर। हेडिंग से समझो, हेडिंग क्या है? अब ओम्बड्समैन आपके केसेस से डील कर रहा है, इंफॉर्मेशन मांगेगा। अगर इंफॉर्मेशन मांगेगा आपको देना पड़ेगा, अगर आप नहीं दोगे तो ओम्बड्समैन को डाउट होगा, डाउट होगा तो आपके अगेंस्ट क्या लेगा? एक्शन लेगा। चिल्लर बातें फटाफट। पहला, ओम्बड्समैन लिस्टेड कंपनी इंटरमीडिएट से एनी इंफॉर्मेशन एनी डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? इंफॉर्मेशन मांग सकता है। किससे मांग रहे? कंपनी से, इंटरमीडिएट, क्योंकि इनके अगेंस्ट कंप्लेन है। चिल्लर पॉइंट। दूसरा चिल्लर पॉइंट क्या बोलता है? हमने मांगा और सामने वाले ने नहीं दिया, फेल टू कंप्लाई, और कोई सफिशिएंट रीजन भी नहीं बताया कि क्यों नहीं दे पा रहे, कि भैया भूकंप आ गया था, आग लगी थी, खराब हो गए हमारे, ये सब कुछ नहीं बता पा रहे वो, बस नहीं दे रहे। तो ऐसे केस में भैया वो एक इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है बच्चा? कंक्लूजन। यहाँ पे ओम्बड्समैन एक कंक्लूजन निकालेगा कि भैया जो इंफॉर्मेशन है जो हम मांग रहे हैं ये जानबूझकर नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अनफेवरेबल है। तो ये ऐसा कंक्लूजन निकालेगा। पहला क्या बोल रहा है? इंफॉर्मेशन मांगी। दूसरा क्या बोल रहा है? मांगने पे इन्होंने दी नहीं, और कोई भी जेन्युइन रीजन नहीं बता रहे, तो हम मानेंगे कि भैया ये कुछ गलत बात है, ये कुछ डाउट क्रिएट करने वाली बात आ गई। समझ में आया? थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? ओम्बड्समैन मेंटेन करेगा
सारी इंफॉर्मेशन जो उसे दी जा रही है उसको कॉन्फिडेंशियली रखेगा कि नहीं रखेगा? किसी को भी डिस्क्लोज करेगा क्या? नहीं। हमने ओम्बड्समैन को दिया, ओम्बड्समैन अपने तक रहेगा, ठीक है। नॉट डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन एनी पर्सन एक्सेप्ट, किसको दे सकता है? अगर प्रोसेस में एज पर लॉ किसी को देना पड़ता है तो दे सकता है। जनरल रूल, ओम्बड्समैन के पास इंफॉर्मेशन जा रही हो, किसी को नहीं देगा, लेकिन एज पर रूल लॉ किसी को देना पड़ता है तो दे सकता है। चलिए, किसको दे सकता है, यही बात इन्होंने 4th पॉइंट बताया। ओम्बड्समैन के पास पावर है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की। बच्चा, एक पार्टी ने इंफॉर्मेशन दी है दूसरे को, फॉर एग्जाम्पल मैं थी कंप्लेन करने वाली, इन्वेस्टर किसके अगेंस्ट कंप्लेन करी? कंपनी के। अब ओम्बड्समैन ने क्या बोला? कंपनी इंफॉर्मेशन दो। बच्चा, अब कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी तो वो मुझे तो डिस्क्लोज कर सकते हैं ना। मैं ये कहूंगी कि मेरे साथ गलत हुआ है, ओम्बड्समैन बोलेगा नहीं आपके साथ गलत नहीं हुआ। मैंने कहा क्या, कैसे नहीं हुआ? तो कंपनी के रिकॉर्ड उसने मांगे होंगे कि देखो बिल्कुल कंपनी ने सही किया, तो थोड़े बहुत रिकॉर्ड तो मुझे डिस्क्लोज करेंगे ना, ताकि क्या कर सके, मुझे सेटिस्फाइड कर सके, ताकि वो किसी कंक्लूजन में आ सके। तो ओम्बड्समैन के पास फुल पावर है, वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है जो एक पार्टी ने फर्निश करी है दूसरी पार्टी को, रीजनेबली रिक्वायर्ड टू कंप्लाई द नेचुरल जस्टिस। डिसीजन को सॉल्व करने के लिए नेचुरल जस्टिस के बेसिस में जितनी जरूरत हो उतना ही डिस्क्लोज करे, भंडारा ना करे पूरी इंफॉर्मेशन का, जो भी कॉन्फिडेंशियल है। क्लियर है बच्चा? पहला पॉइंट, इंफॉर्मेशन मांगेगा, दूसरा देना तो पड़ेगा, नहीं दोगे तो हम बोल देंगे ये अनफेवरेबल है। तीसरा, जो दिया गया इंफॉर्मेशन संभाल के रखे ओम्बड्समैन। चौथा, अगर किसी को देना पड़ता है तो दे सकता है एक पार्टी की इंफॉर्मेशन दूसरे को, लेकिन उतना ही देना जितना रीजनेबल। ठीक है, लास्ट पॉइंट, चिल्लर है ये सारे पॉइंट। तो दिस प्रोविजन नॉट अप्लाई, क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन फर्निश बाय द ओम्बड्समैन सेबी। ये सारी जो प्रोविजन ऊपर पड़े डिस्क्लोज करने वाले, ओम्बड्समैन सेबी पे नहीं लगते हैं। ओम्बड्समैन पब्लिकेशन, ओम्बड्समैन अवार्ड पे नहीं लगते। इन्होंने कहा जर्नल, न्यूज़पेपर, इन सब में देने की जरूरत नहीं है। बिफोर एनी कोर्ट, बच्चा फॉरम अथॉरिटी, इन्होंने कहा भैया रूल्स रेगुलेशन की बात करें, हम पढ़ क्या रहे? सभी के क्या पढ़ रहे हैं? ओम्बड्समैन पढ़ रहे हैं ना। दीज प्रोविजन मतलब ये जो ऊपर के प्रोविजन है डिस्क्लोजर वाले, नॉट अप्लाई। इंफॉर्मेशन फर्निश बाय, इंफॉर्मेशन किसने दी है? ओम्बड्समैन से भी कोई इंफॉर्मेशन देती है, या फिर बच्चा कोई भी ओम्बड्समैन अवार्ड देता है, अवार्ड देता है मतलब डिसीजन देता है, उसकी कोई भी अंदर की इंफॉर्मेशन, उसका कुछ भी अवार्ड, ठीक है, कहाँ डिस्क्लोज नहीं होगा? किसी भी जनरल, किसी भी न्यूज़पेपर, फाइलिंग, बच्चा किसी भी कोर्ट में ये सारी बातें नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो सभी के अंदर के ओम्बड्समैन की बात है। क्लियर बच्चा? ये चिल्लर हेडिंग है, अनइम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? ओम्बड्समैन के पास जाएंगे तो सबसे पहले क्या काम है उसका? म्यूचुअल सेटलमेंट। ठीक है, चले, एज सुन एज मे बी प्रैक्टिकेबल, अगर प्रैक्टिकेबल है म्यूचुअल तो म्यूचुअल कराओ, ट्राई करो, नहीं है तो भैया छोड़ो, सीधा डिसीजन लोगो, एडजुडिकेट करेंगे। ठीक है, ओम्बड्समैन हमेशा ट्राई करेगा, क्या करेगा? म्यूचुअल अग्रीमेंट का। ठीक है, इंडिवर मतलब होता है ट्राई करना, हमेशा ट्राई करना। प्रमोट हमेशा सेटलमेंट, मीडिएशन के थ्रू एक तरफ कंप्लेनेंट को बैठाएगा और दूसरी तरफ चाहे वो हमारी लिस्टेड कंपनी हो चाहे वो हमारी इंडिविजुअल, दोनों को बैठाकर सेटलमेंट कराएगा। चिल्लर पॉइंट है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं विद प्रोसेस। अब क्या बोल रहे हैं? अगर एम्बिकल सेटलमेंट हुआ तो बच्चा अवार्ड दे दिया जाएगा, और अवार्ड को कब इंप्लीमेंट कर देना? अवार्ड आ जाएगा 1 महीने के अंदर, पढ़ा था हमने। फिर वहां से क्या करना है? 1 महीने के अंदर इंप्लीमेंट भी करना है ना। प्रमोटिंग द सेटलमेंट, ओम्बड्समैन में फॉलो, बच्चा जो ठीक लगेगा वैसा प्रोसेस फॉलो करना। 1 मिनट, पूरा समरी बता रही बच्चा। हम क्या कर रहे हैं? ओम्बड्समैन क्या कर रहा है? म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया तो बढ़िया, 1 महीने के अंदर अंदर बच्चा पूरा सारा काम आप इसे निपटा दीजिए, और जैसा ओम्बड्समैन को लगेगा वैसा एप्रोप्रिएट, जो भी डीम फिट लगेगा वो वैसा काम करवाएगा। क्लियर है बच्चा? क्या बस म्यूचुअल अग्रीमेंट में कोई टॉपिक आने वाला है? कभी भी नहीं। ठीक है, चलिए मार्क करो बच्चा। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चा? पूरी प्रोसेस डिटेल में पढ़ रहे। जैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट होता था तो हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो एडजुडिकेट। चलिए, अवार्ड एंड एडजुडिकेट, मैटर इज नॉट रिजॉल्व म्यूचुअली, तो क्या बोल रखा है? 1 महीने के अंदर रिजॉल्व नहीं हुआ तो बच्चा कुछ नहीं, एक बार मौका दो, किसको? पार्टीज को, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दो, और फाइनली अवार्ड कौन देगा? ओम्बड्समैन अपना अवार्ड दे देगा। बच्चा अवार्ड कितने टाइम के अंदर देगा? 3 महीने के अंदर। ठीक है, अच्छा 3 महीने कहां से बच्चा? 3 महीने कहां से? फाइलिंग से, म्यूचुअल के उससे नहीं है। ठीक है, 3 महीने फाइलिंग से, मतलब जल्दी होगा। फिर जो डिसीजन आएगा किसको देना है?
पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किसको फेवर किया है, किसको अगेंस्ट किया है। 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द अवार्ड, पार्टी को अवार्ड मिला, मान लो पार्टी ने जब अवार्ड पढ़ा, अवार्ड मतलब क्या, डिसीजन पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, जब डिसीजन ऑर्डर पढ़ा तो उसको लगा इसमें कुछ गलतियां हैं। कैसी गलती बच्चा, उन्होंने कहा भैया गलतियां कैलकुलेशन को लेकर है या फिर बच्चा क्लरिकल है, मतलब कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर बातें, मतलब छोटी मोटी गलती, ये सब छोटी मोटी गलतियों के बच्चा एग्जाम्पल है, जैसे कि थोड़ा कैलकुलेशन हो गया, या फिर बच्चा क्लरिकल हो गया, या फिर बच्चा टाइपोग्राफी मतलब टाइपिंग में इधर उधर चीजें हो गई, ठीक है। अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हैं तो प्लीज इन गलतियों को पार्टी ठीक करवा ले, वापस से किसके पास लेके जाए, ओम्बड्समैन के पास। इन शॉर्ट ओम्बड्समैन ने डिसीजन दिया, कुछ मिस्टेक निकली तो आपको वापस आना उसके पास लेके आना 15 दिन के अंदर, फिर 15 दिन के अंदर वही सारी चीजों को करेक्ट कर लेगा, कौन बच्चा, ओम्बड्समैन। इतनी चिल्लर बातें बताइए, आपको बस याद रखना है। म्यूचुअल सेटलमेंट होगा, हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो 3 महीने के अंदर, 3 महीने कहां से, जब भी एप्लीकेशन फाइल करी, ओम्बड्समैन क्या देगा, अपना ऑर्डर, ऑर्डर जो देगा किसको दे देगा, पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, गलतियां होंगी तो भैया लेकर आएंगे। इतने 15 दिन याद करने की जरूरत आपको एक्चुअली नहीं है, ठीक है। चल नेक्स्ट, जो ऑर्डर पास किया वो क्या होगा, एकदम फाइनल होगा। ओम्बड्समैन शैल फाइनल और बाइंडिंग ऑन दी पार्टीज, क्लियर है, फाइनल है और सब पे बाउंड भी होगा। कोई भी अगर अग्रीड है, फाइल दी पिटीशन कहां जाएगा, सभी के पास। कुछ याद आया बच्चा, इन्होंने बोले म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट अगर नहीं है तो 3 महीने के अंदर अवार्ड पास किया जाएगा। अवार्ड से खुश है, अवार्ड से खुश है तो इम्प्लीमेंट करो, खुश नहीं है तो कहाँ जाएंगे बच्चा, सभी के पास। तो यही सारी बातें तो लिखिए बच्चा, ठीक है, सभी के पास जाएंगे, कहाँ से बच्चा, 1 महीने के अंदर। जब भी वो अवार्ड पास हुआ, अवार्ड पास होने के बाद अगर करेक्शन करवाने चले गए तो करेक्शन करने में जो भी टाइम लगा, बात समझ में आ गई, पक्का, प्रोसेस कंप्लीट हुई। नेक्स्ट, इन्होंने क्या बोला है, अवार्ड को क्या किया जा सकता है, रिव्यू। व्हाट डू मीन बाय रिव्यू, वापस से देखना। सेबी में ऑप्शन है, सेबी चाहे तो क्या कर सकता है, रिव्यू करेगा उस अवार्ड को, कौन सा अवार्ड को बच्चा, जो ओम्बड्समैन ने दिया। क्या देखेगा, जस्टिस फॉलो किया है कि नहीं किया है, या फिर क्या देखेगा बच्चा, ऑन द फेस ऑफ द अवार्ड एरर तो नहीं है। इन शॉर्ट रिव्यू अवार्ड को किया जा सकता है। ओम्बड्समैन ने जो डिसीजन दिया, आप उससे खुश नहीं तो सेबी के पास गए, सेबी क्या कर रहा है, एक बार इसी को देख रहा है कि भाई इन्होंने इतनी मेहनत कर ली, एक बार देखिए आपको क्या गलती लग रही है। वो चेक करेगा कुछ इनजस्टिस या फिर कुछ अलग टाइप का ऐसा एरर तो नहीं जो बिल्कुल सामने ही दिख सकता है। बच्चा पिटीशन नॉट बी एंटरटेन बाय दी सेबी, ठीक है, सेबी के पास जाके पिटीशन करेगा, सेबी के पास पिटीशन करेगा, सेबी बोल रहा है भैया मैं नहीं एंटरटेन करूंगा अनलेस, सेबी ने एक शर्त रखी, सेबी ने कहा भैया तुम तो जगह जगह भटक कर है ना, कभी यहाँ जा रहे हो कभी वहां, पहले कंपनी के पास गए, कंपनी से कुछ नहीं तो कहाँ गए, ओम्बड्समैन के पास, ओम्बड्समैन से भी कुछ नहीं होना, अब किसके पास आ रहे, सेबी में। सेबी ने कहा रुक जाओ, अवार्ड में दे रखा था कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन को कितना देना है, 1 करोड़ देना है, क्या बात समझ में, अवार्ड में ये लिखा था। इस अवार्ड का 75% कितना बनता है, 75 लाख। सेबी ने बोला तुम बहुत ही भटके किस्म के लोग हो, तुम दोबारा से मेरे पास आ गए हो, मेरी एक शर्त है, मैं आपकी पिटीशन को तब लूंगा, तब मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा जितना भी अवार्ड में अमाउंट लिखा है उसका 75% अमाउंट सेबी के पास जाके डिपॉजिट कर दो, ताकि अब जब सेबी डिसीजन देगा तो जो भी डिसीजन निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल बच्चा काव्य मेरे बीच में डिस्प्यूट था, हम दोनों खुश नहीं हुए थे तो हम सेबी के पास गए थे, फिर ठीक है, मुझे काव्य को कितना देना था, 1 करोड़, ये मुझे किसने बोल दिया था, ओम्बड्समैन ने, कि भैया आपको देना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी को बोल दे भैया इन्वेस्टर को दो 1 करोड़, आपकी गलती बनती है। सेबी के पास गए, भैया मैं तो खुश हूं, मैं तो सॉरी काव्य तो खुश है कि 1 करोड़ का डिसीजन आ गया, अब मुझे कायदे से देना था, लेकिन गुस्सा तो मुझे आ रहा है कि नहीं भैया मैं क्यों दूं, तो मैं कहाँ चले गई, सेबी के पास, मैं खुश नहीं हूँ, वापस से रिव्यू करो। सेबी ने बोला अच्छा रुक जाओ, आपको देना बनता था 1 करोड़, ऐसा ओम्बड्समैन में लिख दिया है, इस 1 करोड़ का कितना 75 लाख पहले मेरे पास डिपॉजिट कर दो, ताकि जब सेबी डिसीजन देगा तो सेबी क्या मुझे वापस पैसे देगा, डिसीजन अगर निकलता है वापस से काव्य के फेवर में तो ये 75 लाख किसको मिल जाएंगे, सीधा काव्य के पास। अब मैं थोड़ी ना केस को खींच पाऊंगी, तो इन्होंने कहा पहले मेरे पास डिपॉजिट करो, जितना भी अमाउंट बनता है उसका कितना 75, तो एक तरीके से फंसाया जा रहा है, रोका जा रहा है, क्योंकि इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे उन्होंने यही बात बोली, पहला पॉइंट समझ में आया, वो चेक करेगा, रिव्यू करेगा, किस बेसिस में, जस्टिस के बेसिस में, कोई एरर, और पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप क्या ना करो, अनलेस द पार्टी फाइलिंग द पिटीशन, जिसने पिटीशन फाइल करी है, यहाँ पे किसने किया, मैंने किया,
मुझे मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा सेबी के पास, कितना, 75% अमाउंट जो भी मेंशन था उस अवार्ड में जो मुझे ओम्बड्समैन ने बोला। बात समझ में आ गई? मैं रीजन बताऊंगी, मैं जेन्युइन रीजन बताऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, रोऊंगी कि नहीं 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 सेबी प्लीज प्लीज 75 लाख में जमा करने को बोलो भैया, दिक्कत हो जाएगी। अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है सेबी, वेव कर सकता है, पूरी माफी दे सकता है मुझे, या फिर अमाउंट को क्या कर सकता है, थोड़ा सा रिड्यूस। ठीक है चलो 50 लाख ही दे दो या फिर पूरे ही मत दो। ठीक है, जैसा मैं जेन्युइन बात करूंगी उस हिसाब से सेबी मुझे पूरी छूट भी दे सकता है या फिर थोड़ा सा रिड्यूस। इन्होंने कहा सेबी में रिव्यू दी अवार्ड और पास दी ऑर्डर। अब वो सारी बातें सुनेगा, ऑर्डर पास करेगा। कितने टाइम के अंदर बच्चा, 45 डेज। सेबी के पास टाइम है, कितने टाइम है, 45 डेज का है, जब भी फाइल किया था वहां बच्चा। एक बार अब डिसीजन आ गया, 45 डेज के अंदर डिसीजन आ गया। अब इस डिसीजन को क्या करना है, इंप्लीमेंट मतलब फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना है, सेबी ने बोला नहीं आपका 1 करोड़ तो देना बनता ही है, तो 75 लाख वो पहले ले चुका था। ठीक है, 1 महीने के अंदर क्या करना है बच्चा, इंप्लीमेंट करना है, मतलब मुझे देना पड़ेगा। तो 75 ऑलरेडी मिल जाएंगे अब इसको, बाकी मुझे इस 1 महीने के अंदर और कितना देना है, 25%। या फिर उन्होंने रिड्यूस कर दिया तो 50 लाख में मान गए थे, तो 50 लाख मिल गए बाकी, मतलब आपको बाकी की सारी इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी 30 डेज के अंदर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अवार्ड पास बाय द ओम्बड्समैन शेल रिमेन सस्पेंड। इन्होंने कहा अभी केस कहां चल रहा था, ओम्बड्समैन से तो खुश नहीं थे ना, सेबी के पास आए थे पेटिशन लेके, तो ओम्बड्समैन का जो 1 करोड़ देने वाली जो बात है ये अभी पेंडिंग रहेगी ना, इसे तो नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये पुरानी बात बता रहे कि भैया जो अवार्ड पास किया था किसने, ओम्बड्समैन ने, तो बच्चा शेल रिमेन तब तक के लिए सस्पेंड रहेगा टिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ, या तो 1 महीना, या फिर बच्चा 1 महीना कहां से, जब भी रिव्यू करने आप पहुंच गए, या फिर बच्चा रिव्यू पिटीशन, या फिर सेबी ने क्या कर दे बच्चा, जब तक वो उसे डिस्पोज ऑफ ना कर दे। इन शॉर्ट सेबी के पास जब तक क्या चल रहा है, केस पिटीशन फाइल करी है, तब तक ओम्बड्समैन वाले अवार्ड को क्या इंप्लीमेंट करेंगे, बिल्कुल नहीं, तब तक के लिए वो क्या रहेगा, सस्पेंड। बात समझ में आई? पूरी प्रोसेस खत्म हुई, वापस लेके आ रही प्रोसेस में। सबसे पहले इन्वेस्टर कहां गया, या तो रिजेक्ट हुआ, या तो कम्युनिकेट नहीं किया, या तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। फिर 6 महीने या 7 महीने के बाद कहां आएगा, ओम्बड्समैन दोनों की बातें सुनने के बाद पहले क्या ट्राई करेगा, म्यूचुअल अग्रीमेंट में अगर आ गए तो बढ़िया, नहीं आए तो कहां, खुद ही वो अवार्ड देगा, खुद ही वो क्या देगा, अवार्ड। 3 महीने के अंदर जब भी कंप्लेन आई थी, अवार्ड देने के बाद आप सेटिस्फाइड या तो हो या तो नहीं हो, खत्म केस, नहीं हो सेबी के पास, सेबी ने कहा रुको, पैसे डिपॉजिट करो 75, माफी भी दे सकता है, रिड्यूस कर सकता है, जैसे आप बातें करोगे जो भी होगा उसके बाद ये फाइनल आपको यहाँ पे डिसीजन दे के जाएगा। लेकिन जब तक ये डिसीजन दे रहा है, ओम्बड्समैन के द्वारा दिया जाने वाला जो अवार्ड है वो सस्पेंड रहेगा। क्या बात समझ में आ गई, पेंडिंग रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये थी हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट प्रोसेस। समझ में आया? अब बच्चा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें सारी खत्म, सारी बकवास चीजें पढ़ते हैं, फटाफट वाला फास्ट फॉरवर्ड पढ़ेंगे। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, हेडिंग से ही समझो। ओम्बड्समैन के पास केस चल रहा है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट एक अलग से लॉ है। इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बताता है, वो सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ओम्बड्समैन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जब वो फॉलो नहीं करेगा तो अपना खुद का रूल्स रेगुलेशन बना सकता है। बात समझ में आ गई? इन द प्रोसीडिंग बिफोर द ओम्बड्समैन स्ट्रिक्ट रूल्स किसके, एविडेंस के, किसके अकॉर्डिंग, एविडेंस एक्ट। इन्होंने कहा एविडेंस एक्ट ओम्बड्समैन में लगता नहीं है, ओम्बड्समैन पे नहीं लगता है, मतलब ओम्बड्समैन में मतलब ऑप्शन, में मतलब ऑप्शन, ओम्बड्समैन चाहे तो खुद का ओन प्रोसीजर बना सकता है, लेकिन ध्यान रखने ओन प्रोसीजर बनाते वक्त नेशनल जस्टिस को ध्यान रखना। मतलब हम ओम्बड्समैन के पास जाते हैं तो वो दोनों को मौका देगा, बच्चा दोनों की बातें सुनेगा, दोनों के प्रूफ को सुनेगा। ये सारी बातें ध्यान रखना, अपने हिसाब से प्रोसीजर बनाना। आपको स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बनाने की जरूरत नहीं, इसलिए कोर्ट कचहरी में होता है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट कहां लगता है, कोर्ट कचहरी में। बात समझ में आ गई? पक्का बच्चा? ओम्बड्समैन चाहे तो क्या कर सकता है बच्चा, उसकी मर्जी, वो कह सकता है, खुद का प्रोसीजर बना रहा है ना, ओरल हियरिंग भी बोल सकता है, ओरल हियरिंग भी बोल सकता है, और बच्चा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी बोल सकता है, सबमिट करो। डॉक्यूमेंट्री मतलब क्या हो गया, रिटर्न हो गया ना। इन शॉर्ट ओम्बड्समैन खुद का प्रोसीजर बनाएगा, उस पर दूसरे एक्ट के रूल्स नहीं लगेंगे, खुद का बनाएगा, नेशनल जस्टिस का ध्यान रखना, ओरल बोलेगा तो ओरल, रिटर्न बोलेगा तो रिटर्न, उसकी मर्जी, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? अब मुझे बताओ, ओम्बड्समैन अवार्ड सुना रहा था,
अवार्ड मतलब डिसीजन। अब उसने क्या डिसीजन दिया था, मुझे क्या ऑर्डर दिया था, 1 करोड़ पे करो, कंपनी 1 करोड़ पे करेगी इन्वेस्टर को, ये बोला था बच्चा। अब डिसीजन दे दिया, कब से लटका जा रहा है ये केस, बहुत पुराना केस था, तो उसे गुस्सा आ जाएगा कि भाई तुम तो जानबूझ के टाइम पास कर रहे हो, 1 महीने हो गए, 2 महीना, ऊपर से अभी सॉल्यूशन आया नहीं है, मैं जब दूंगा तो इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद भी आप कहाँ पहुंच जाओगे, मैं सभी के पास जाऊंगा, टाइम लगेगा। तो ओम्बड्समैन चाहे तो अवार्ड जब वो देगा तो पूरा का पूरा जो खर्चा है वो मुझसे कंपनी से वसूल सकता है, ठीक है, जो सामने वाले को खर्चा हो रहा है, प्लस उसमें क्या लगा सकता है, इंटरेस्ट। 1 करोड़ में और क्या लगाएगा, पूरा खर्चा पूरा इंटरेस्ट सब वसूल सकता है, अवार्ड में वो सारी चीजें भी लिख सकता है। बात समझ में आ गई, चिल्लर पॉइंट है, बस फर्स्ट लाइन फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना। ओम्बड्समैन और सेबी दोनों चाहे तो, उसके पास दोनों पास पावर है, अवार्ड देते वक्त रीजनेबल कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अलॉन्ग विद दी किसके साथ, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट क्या हो सकता है, फ्यूचर इंटरेस्ट भी। ओम्बड्समैन को मालूम है कि आज मैं डिसीजन देने और पैसे देने में लगाएगा टाइम, तो पहले से उसको क्या कर दो, इंटरेस्ट चार्ज कर दो टिल द डेट, जब तक अवार्ड सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। रेट है ना, नॉट एक्सीडिंग, लेकिन ज्यादा मत लगाना रेट, क्या बोला है, 1% के हिसाब से बोला है ना, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लगाया इन शॉर्ट। बात समझ में आ गई, चिल्लर पॉइंट कभी नहीं आने वाली ये सारी चीजें, ठीक। नेक्स्ट बढ़ो आगे, हेडिंग बताओ, कितने टाइम के अंदर इंप्लीमेंट करना था, 1 महीना पड़ा था, 1 महीना। अवार्ड इंप्लीमेंट बाय द पार्टी कितने टाइम के अंदर, 1 महीना। 1 महीने कहां से, जब अवार्ड रिसीव किया, क्लियर है। मान लो पर्सन फेल टू इंप्लीमेंट द अवार्ड, मुझे 1 महीने के अंदर पैसे पे करना था, किसको, काव्या को, ठीक है, 1 महीने के अंदर नहीं किया, सेबी ने है ना ऑर्डर दिया या फिर जो भी है, विदाउट रीजनेबल, कोई मेरे पास जेन्युइन रीजन नहीं है, मेरे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। हाँ जी, डीम टू बी फेल मान लिया जाएगा, डीम टू बी फेल, कंपनी सबसे पहले क्या माना जाएगा, कंपनी फेल हो गई, क्या फेल हो गई, क्या करने में, रिड्रेस द इन्वेस्टर ग्रीवेंस, ठीक है, जिसके लिए वो लगेगी उसमें पेनल्टी। साथ में क्या लिखा है, ऑल्सो बी लाइबल, पेनल्टी तो लगेगी, साथ में क्या बोल दिया, एक्शन लिया जाएगा बाय दी सेबी, सीरियस चीजों को लेकर जो एक्शन लिया जाता है सेबी लेगा, मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा और डीलिस्ट, मैं तो कंपनी हूं ना, कंपनी को सस्पेंड डीलिस्ट कर दिया जाएगा, डिबार्ड कहां से, सिक्योरिटी मार्केट में अब घुसने नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा किसमें बच्चा, ऊपर और नीचे पॉइंट में देखो क्या लिखा है, सिक्योरिटी मार्केट में अब कोई डीलिंग नहीं होगी, रोक दिया जाएगा, और डीलिंग इन दी सिक्योरिटी, बच्चा इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए। पहले में लिखा है एंटर होने नहीं दिया जाएगा, एसएस मतलब क्या होता है, एंट्री नहीं मिलेगी, डीलिंग मतलब ना खरीदने की ना बेचने की, मतलब प्रॉपर ट्रेडिंग, यहाँ ट्रेडिंग की बात हो रही है बच्चा, एक जगह एंट्री लेने की बात, मतलब अगर आप सोच रहे हो कोई नई शेयर जाकर आप एंटर करवा दोगे, नए शेयर को लिस्ट करा दोगे, ये सब नहीं करने देंगे, या फिर जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसकी जो बाइंग और जो सेलिंग है उसको रोक दिया जाएगा, ट्रेडिंग रोक दिया जाएगा, या तो नया एंटर करने से रोक दिया जाएगा, या फिर सस्पेंशन, या फिर क्या होगा, कैंसिलेशन, जो भी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन लिया था मैंने, इंटरमीडिएरीज की भी तो बात हो रही है, मैं कौन हो सकती हूँ, मेरे अगेंस्ट इसके अगेंस्ट इन्वेस्टर कंप्लेन कर रहा है, मैं हो सकती हूँ या तो कंपनी या तो रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरी, तो मैं अगर रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरी तो सर्टिफिकेट को सस्पेंड या फिर कैंसिल, फिर क्या है, एनी अदर एक्शन जो भी ठीक लगे, समझ में आया। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, एवरी लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडिएरीज, एवरी लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडिएरीज, बच्चा मैं कंपनी हूं, मैं आईटेक्स कंपनी हमेशा डिस्प्ले करेगा कि अगर आपको हमारे अगेंस्ट कहीं शिकायत करनी है तो ओम्बड्समैन हमारे इसमें कौन सा लगता है, कहाँ आप शिकायत करने जा सकते हो, बात समझ में आई। वापस हर लिस्टेड कंपनी, हर इंटरमीडिएट डिस्प्ले करेगा, नाम बताएगा, एड्रेस बताएगा, किसका, ओम्बड्समैन, जो भी स्पेसिफाइड सेबी ने जो भी हमें बता के रखा होगा कि हमारा हमसे रिलेटेड कंप्लेन कहाँ कहाँ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चा आपको मालूम है ना, एमपी में जितने भी केसेस होंगे तो एमपी हाईकोर्ट में लगेंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट में थोड़ा ना जाएंगे, तो सबको डिस्प्ले करना होता है ना। अगर हाईकोर्ट में हो जाओगे तो हाईकोर्ट में भी ऐसे डिस्प्ले होता है, लिखा रहता है भैया एमपी से रिलेटेड जुरिडिक्शन देखते, सेम हर कंपनी को या फिर रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरी को डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है, हमारे रिलेटेड जो केसेस है यहाँ जाएंगे, आप यहाँ शिकायत कर सकते, दैट्स इट, बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, पक्का, सब चिल्लर बातें। अब यहाँ से तीसरा टॉपिक चालू होता है, सबसे 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 ज्यादा अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें सब पढ़ चुके हो, रुकते था, पहला क्या पढ़ा बताओ, इंपॉर्टेंट, दूसरा ओम्बड्समैन का बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो, बाकी जो इधर उधर की चिल्लर बातें बोली ना बच्चा,
वो भी अनइम्पोर्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर उसका इंपॉर्टेंट। अब तीसरी चीज क्या बताइए, थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू दूंगी, है ना, पूरी डिटेलिंग में नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। सेबी क्या लिखा है, इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम, क्या लिखा है 2003, समझना। इन्होंने कहा फॉर्मल चीजें तो हैं, इतने सारे रेगुलेशंस क्या है, सब फॉर्मल है ना। इन्होंने बोला भैया इनफॉर्मल क्या है, गाइडेंस दे रहे। होता क्या है बच्चा, जो इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड जो सेबी के पास होता है उसे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई कंपनी क्या है बच्चा, लिस्टेड है, कोई कंपनी है लिस्ट होना चाहती है, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी है या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नाम सुने सुने है ना। एक्वायरर मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर रही है, टेक ओवर। तो जो कंपनी खरीद रही है, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी हमें खरीदना चाहते हैं, तो रिलायंस कंपनी क्या हो जाएगी बच्चा, एक्वायरर, ठीक है। तो अगर कोई भी एक्वायरर है जो टेक ओवर करना चाहता है, इन सबको अगर कहीं भी सेबी के रेगुलेशन समझने में आती है दिक्कत, तो वो क्या करते हैं बच्चा, सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस के थ्रू वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या बात समझ में आई, वापस कंपनी को दिक्कत है, ये जो पूरी लिस्ट है इन सबको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो ये कहाँ जाएंगे बच्चा, फॉलोइंग पर्सन मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया इनफॉर्मल गाइडेंस दीजिए हमें, हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज हमें समझाइए। अगर आपको याद हो सेबी स्कोर क्या बोल रहा था, मेरे पास एक्सप्लेनेशन या गाइडेंस किसी तरीके से हेल्प लेने मत आना, मैं समझाने थोड़ा ना बैठा हूं, समझाने के लिए उन्होंने क्या बनाया है, इनफॉर्मल तरीका, इनफॉर्मल गाइडेंस। बच्चा जो ये गाइडेंस है इसमें ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चा आप कहीं कुछ फंस जाते हो तो आप अपने इंस्टीट्यूट को फोन करके बोलते हो कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको प्री टेस्ट देना था, प्री टेस्ट अगर आपने दिया, आपका कहीं बीच में फंस गया या कुछ भी, अच्छी बात ये कि आप मुझसे पूछ ले रहे थे तो मैं बता रही कि थोड़ा रुक जाओ, अपने आप वो सेटलमेंट हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत एरर आते हैं। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आपके पास एक सहारा बचा है, वो क्या है, इंस्टीट्यूट को कॉल करना, ठीक है। इंस्टीट्यूट को कॉल करते थे, वो आपको गाइडेंस देते थे कि एक टेक्निकल एरर है, हमें बता दीजिए, हमें बता दीजिए क्या दिक्कत जा रही है, तो वो उस एरर को ठीक करते थे, है ना। यहाँ पे भी यही सारी सिचुएशंस है। सेबी सेबी क्या बोल रहा है भैया, हम आपको इनफॉर्मल तरीके से क्या करेंगे, गाइड करेंगे, लेकिन सेबी की पास हमेशा कौन सी पावर होगी, डिस्क्रिएशन होगी, नॉट टू रिस्पॉन्ड सर्टेन टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। सारी रिक्वेस्ट तो एकदम जेन्युइन होती नहीं, कुछ तो बकवास रहती है। उन्होंने कहा भैया मेरे पास डिस्क्रिप्शन पावर, क्या देना है और क्या नहीं, कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे कॉन्फिडेंशियल रखना है और कौन सी नहीं, बात समझ में आ गई। इन्होंने कहा जो इनफॉर्मल गाइडेंस होती है वो कितने तरीके की होती है, दो। पहला क्या बोला, नो एक्शन लेटर, और दूसरा क्या बोला, नो एक्शन लेटर मतलब जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, और दूसरा क्या बोल रहे भैया, हम क्या समझा रहे, इंटरप्रेटेटिव मतलब क्या होता है, समझाना। लॉ की लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करने जा रहे हैं, आपने ये पढ़ा म्यूचुअल फंड ट्रस्टी पढ़ा ना, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है, कोई स्कीम है जिसमें रेगुलेशन लग रहा है, कंपनी को समझ में नहीं आ रही है रेगुलेशन क्या बोल रहा है, तो आप क्या मांग रहे हो बच्चा, उसका इंटरप्रिटेशन मांग रहे हो। इंटरप्रिटेशन मतलब समझा दो हमें, हमें समझ में नहीं आ रहा रेगुलेशंस क्या बोल रहे। तो बस ये इनफॉर्मल गाइडेंस उन्होंने डिटेल में बताई है, नो एक्शन लेटर क्या होता है, इंटरप्रेटेड, सेबी किस किस को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ये आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है बच्चा, जिसमें से ये तो पक्के से पढ़ लेना, सेबी किस किस में रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। बच्चा अगर मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ाऊं तो क्या लिखा है, जो बातें क्या होंगी, इतनी जनरल बात आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, या फिर क्या लिखा है, मतलब आप इमेजिनरी कभी कभार एग्जाम्पल बनाते हो, दीदी मान लो ऐसा हो तो क्या होगा, उन्होंने कहा सुनो तुम्हारे साथ हुआ है क्या, हुआ है तो पूछो, मानो वानो ये नहीं चलेगा, हाइपोथेसिस बातें मत करो, इमेजिनरी बातें मत करो, ठीक है। सभी के साथ इमेजिनरी बातें कर रहे हो, अभी हमारे साथ हुआ नहीं, हो जाएगा, मेरे दोस्त के साथ ऐसा, अरे तुम्हारे साथ जो है उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे, तो ऐसी बातों से कैसे भी डील करेगा, तो बोलो मैं ये तो नहीं समझाना, इसकी तो गाइडेंस मैं नहीं दूंगा, ठीक है। रिक्वेस्ट इज नो डायरेक्ट, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोस्त की प्रॉब्लम लेके आ रहे भाई, अरे अपनी लेकर आ। कभी कभी तो बच्चे इतने चालाक होते हैं, अपनी प्रॉब्लम को पहले दोस्त की प्रॉब्लम बताते हैं और फिर बताते हैं, है ना। तो डायरेक्ट बोलो ये कह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं बच्चा, जिसमें ऑलरेडी चल रहा है उस सिटी का नहीं, उस एरिया का नहीं है, तो बच्चे ये सारे पॉइंट्स एक बार वन रीड करेंगे। और वापस हमने अभी क्या बताया, मैंने सभी के पास क्या है, डिस्क्रिएशन है, किससे वो डील नहीं करेगा और किससे वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा। ये लिस्ट किससे है, जिसे वो डील नहीं करेगा, ये लिस्ट किससे है, जो क्या है, कॉन्फिडेंशियल। एक बार वन रीड करेंगे बच्चा, ये जनरल चीजें पूछी जा सकती है लेकिन पढ़ाने लायक नहीं, एक बार वन रीड करेंगे, बात समझ में आ गई, चैप्टर खत्म। कुछ केसेस बचे, दो,
नो एक्शन लेटर, ठीक है, समझाना है इसे, समझा देती हूँ बच्चा। नो एक्शन लेटर क्या है? सेबी इंडिकेट कर रहा है डिपार्टमेंट वुड और वुड नॉट रिकमेंड एनी एक्शन। हेडिंग से समझो क्या बोल रहे हैं, नो एक्शन लेटर मतलब एक्शन नहीं लिया जाएगा। सेबी ने इंडिकेट कर दिया कौन कौन से डिपार्टमेंट है बच्चा जिसको रिकमेंड कर रखा है कि हम एक्शन नहीं लेंगे अंडर एनी एक्ट रूल्स रेगुलेशन, मतलब इसे हमने क्या करके रखा है, बचा के रखा है। वापस कुछ ऐसे लेटर है इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, आप बस हमें अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपसे कोई गलती हो गई है ना तो पूछ लो, ये गलती होगी तो ठीक करना है कि कैसे क्या करना है, उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाए, बस ये वाली बात है, ठीक है। अब बच्चे कुछ केसेस थे, दो घटिया केसेस आ जाओ, बिल्कुल बकवास केस। उषा इंडिया लिमिटेड क्या बोलता है बच्चा, इसने क्या किया, फेल टू ऑब्टेन स्कोर ऑथेंटिकेशन टू रिड्रेस, स्कोर में कंप्लेन जाती है, सेबी किसे फॉरवर्ड करता है, कंपनी को। कंपनी से क्या गलती हुई, उसने क्या नहीं किया, डील नहीं किया, उनकी प्रॉब्लम को रिड्रेस नहीं किया। जब रिड्रेस नहीं करते तो क्या हो सकता है, एक्शन लिया जाएगा, या तो स्टॉक एक्शन लेगा या तो सेबी। चिल्लर बात होगी तो स्टॉक एक्सचेंज, सीरियस बात होगी तो सेबी। कैसे क्या एक्शन लेगा, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, पेनल्टी ना। इन्होंने खींच कर यही बताया है कि हम लगा रहे हैं पेनल्टी, खत्म। दोनों केस का कंक्लूजन यही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों केस का कंक्लूजन यही है कि ये विद इन टाइम पर, बस उन्होंने डिटेलिंग दी है, पूरे फैक्ट्स बताए, कितनी तारीख को कंप्लेन किया, कितनी तारीख को पेनल्टी, हमको इस डिटेलिंग की जरूरत है क्या, नहीं। तो दोनों केसेस बकवास है, दोनों का कंक्लूजन है, दोनों पे पेनल्टी लग रही है, लिख लो ऊपर, दोनों केस में ये लिखो, क्योंकि फेल टू ऑब्टेन स्कोर ऑथेंटिकेशन बच्चा रिड्रेस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, विद इन टाइमलाइन जो भी स्पेसिफाइड है, तो पेनल्टी लग रही है दोनों केस में, दैट्स इट। यहाँ पे ये चैप्टर पूरे से होता है ओवर, क्लियर है।